देखिए मंदिर वहां था, और मंदिर जहां है वहां बनेगा क्या? वहां पे आप अब ये पाकिस्तान थोड़ी है कि वहां आप मंदिर तोड़वा के शौचालय बनवा दीजिएगा। जैसे कि आपने अपनी स्कूलिंग और अंडर ग्रेजुएशन बिहार से की है, तो आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था और क्या आप पढ़ाई में पहले से ही अव्वल थे? देखिए एक्चुअली सही बात है। मैंने पटना से ही डॉन बॉस्को एकेडमी से अपना स्कूलिंग किया था। पहले क्लास 1 तक क्राइस्ट चर्च स्कूल है यहाँ गांधी मैदान में, तो वहां हमने अपनी पढ़ाई क्लास 1 से शुरू की थी। लेकिन क्योंकि उस समय तक क्राइस्ट चर्च जो था सिर्फ 7th स्टैंडर्ड तक ही था, तो पेरेंट्स फ्यूचर देख के कि 10th में 7th में एडमिशन कहीं मिलता नहीं है जनरली उस समय, तो डॉन बॉस्को में फिर एडमिशन लिया हमने। डॉन बॉस्को में +2 तक हमने डॉन बॉस्को में ISC बोर्ड से +2 किया, और उसके बाद फिर स्कूलिंग के समय में परेशानी सिर्फ इतनी थी कि उस वक्त का जो माहौल था बिहार का, आप सोच सकते हैं कि सिंस 1993 टू 2013, ठीक है, उस समय का जो एग्जैक्ट पीरियड था बिहार का, वो थोड़ा इस तरह का था कि आप बच्चे कोचिंग अकेले नहीं जा सकते थे, समझ गए आप। उस समय किडनैपिंग इतना ज्यादा जोर शोर से था कि कोई भी माँ बाप जल्दी अपने घर से बच्चों को 5 किलोमीटर से ज्यादा कहीं नहीं जाने के, अपने खुद से छोड़ने जाना पड़ता था। और हमारा स्कूल जो था वो हमारे घर से लगभग 20-22 किलोमीटर था, तो बस से जाते थे। वहां खतरा बना रहता था शाम में ट्यूशन व्यूशन के लिए। कभी माँ बाप ने हमें नहीं कोशिश की कि आप ट्यूशन करें, क्योंकि माहौल इतना ज्यादा खराब था कि 5-6 बजे के बाद निकलना मुश्किल हो जाता था उस समय। तो हम लोग वो फेज देखे हैं 90s वाला कि बिहार का बहुत तरह की परेशानी आई थी। लेकिन हाँ, एजुकेशन क्वालिटी जो हमारे समय में था, वो अगर आप कहें तो प्राइमरी एजुकेशन लालू जी ने ध्वस्त कर दिया था उस समय तक। अब वो चरवाहा विद्यालय खुलवा के उनको बड़े बढ़िया इंस्टीट्यूशंस खुलने के लिए देना चाहिए था समय। आपने देखा होगा कि लालू जी के पीरियड में 2005 तक बढ़िया स्कूल नहीं खुल पाया। जो पहले से स्कूल थे जो 73-74 से चल रहे थे, वही स्कूल माइकल्स थे, डॉन बॉस्को थे, लोयला थे, वो चल रहे थे वहां। लेकिन उस टाइम पीरियड में स्कूल नया नहीं खुला या बढ़िया इंस्टीट्यूशन नहीं खुला। हाँ, लेकिन आपका जो सेकेंडरी एजुकेशन था, हायर एजुकेशन जो था, जैसे आपका ग्रेजुएशन लेवल से आप उस समय साइंस कॉलेज था, पटना कॉलेज था, एक होल्ड रखता था स्टेटस अपना उस समय। लेकिन जब हम लोग ग्रेजुएशन 10th देने के बाद जब 12th में आया, 12th के बाद ग्रेजुएशन करने का समय आया, तो नीतीश जी का एक टर्म उस समय तक कंप्लीट हो चुका था, 2005 में आए थे। उस समय नीतीश जी के आने के बाद सेकेंडरी एजुकेशन ध्वस्त हो गया। मतलब कि पहले इंटर जो होता था इंटरमीडिएट कॉलेजेस से होते थे, ठीक है। जब पटना यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट में ही लोग एडमिशन लेते थे, क्योंकि 12th तो करना ही और अपने होम स्टेट से लोगों को करना होता था, होम डिस्ट्रिक्ट से करना होता था। तो उस समय इंटर का ये 10th का एग्जामिनेशन देने के बाद 10th के बेसिस पर मैट्रिक ये इंटरमीडिएट में एग्जामिनेशन होता, ये एडमिशन होता था। और जो भी कॉलेजेस, जो भी आपका मार्क्स के हिसाब से उसमें मार्क्स बेसिस था, तो पटना यूनिवर्सिटीज का जितना भी कॉलेजेस होता था 90s में उनका एडमिशन होता था कि कट ऑफ लास्ट जाते जाते शायद 85% पे लास्ट कट ऑफ जाता था। हम लोग जिस समय ग्रेजुएशन में गए 2010 के करीब, तो 10 में एकदम से चरमरा गया था जो हायर एजुकेशन था। यहाँ पे इंटरमीडिएट बंद करा दिया गया था 10 में, और बंद करा देने की वजह से हुआ ये कि अधिकतर बच्चे जो यहाँ पढ़ते थे मजबूरन, उनको अब +2 करना पड़ा। +2 करने की वजह से कॉलेजेस को नुकसान होना शुरू हो गया, क्योंकि जो जितने फैकल्टीज, मान लीजिए +2 10th एक बड़ा मास कंप्लीट करता है, उसके बाद 12th इंटरमीडिएट में एडमिशन लेता है, ग्रेजुएशन भी नहीं करता है। तो जो एक रेवेन्यू आने वाला था इंटरमीडिएट के छात्रों से, वो एकदम से कट ऑफ हो गया। ISC एकदम बंद हो गई पटना यूनिवर्सिटी में। और उस समय से अगर आप नोटिस कीजिएगा, अगर देखिएगा चार्ट, तो 2010-9 से पटना यूनिवर्सिटी का ग्राफ गिरना शुरू हो गया। जो एक एशिया में एक होल्ड करता था पोजीशन, वर्ल्ड में 15वां स्थान पे आता था एक समय में। आपको साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। ये सब लगभग हमारे ग्रेजुएशन होते होते खत्म होना शुरू हो गया। और पटना यूनिवर्सिटी की आज तो स्थिति आप देख ही रहे हैं कि क्या हो गया। ये सारा जो पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी था इनका, नीतीश कुमार का, इसमें जबकि यूनिवर्सिटी लेता था एडमिशन, इंटरमीडिएट में आज भी होता है वहां ISC, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने में हमको लगता है कि अगर बिहार के छात्रों के साथ अगर खिलवाड़ किया गया है एजुकेशन के मामले में, तो हमको दिखाई दिया अपने समय में कि ये नीतीश कुमार थे। और पढ़ाई में जहां तक बात है, तो हाँ, एक
एवरेज से ऊपर छात्र थे हम लोग। कभी भी डिस्टिंक्शन से या 80 से 85% से कम थ्रू आउट नहीं आया ग्रेजुएशन में भी। आपको आपकी नौकरी मास्टर्स के दौरान ही मिल गई थी, लेकिन आपने 2 साल बाद रिजाइन कर दिया। क्या आपने पहले से सोच कर रखा था कि अपना भविष्य लोगों की सेवा में व्यतीत करना है? नहीं, एक्चुअली ये एकदम अनप्लान्ड था, हम कभी नहीं सोचे थे कि हाँ, लेकिन ये एक चीज हमारे पास रहती थी एक अंदर कि शुरू से ही अपने सर्किल में या फिर जो अपने आसपास का सर्किल हुआ करता था उसमें इतना रहता था कि किसी को परेशानी हुई तो मेरे ही पास आता था कि अंदाशु भाई आप मदद कर सकते हैं, आप कर दीजिएगा। तो शुरू से लगता था कि हाँ ठीक है, लोग को विश्वास है कहीं ना कहीं तो हमारे पास आता है। लेकिन फिर भी देखिए, मिडिल क्लास फैमिली, हमारे फैमिली से सभी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अब हमारे जो ग्रैंडफादर थे, he was an IPS officer, he was an IB and he was the first IPS officer to be killed by JKLF। जो पहला कश्मीर में इंसर्जेंसी हुआ था तो उसके पहले शिकार था हमारा घर। तो दादाजी के बाद हमारे दो चाचा हैं, दोनों अभी IPS हैं। एक दिल्ली में है, अभी ACP हो गए, एक डिब्रूगढ़ पोस्टेड है। हमारे पिताजी थे वो 1986 बैच के IPS थे, उन्होंने भी रिजाइन किया शायद 90s के दादाजी के असैसिनेशन के समय। तो उसके बाद वो लॉ फैकल्टी में आ गए थे, तो पटना हाई कोर्ट में वो भी गवर्नमेंट जॉब में ही थे। फिर हमने देखा कि अब हमारे यहाँ शुरू से रूल ही उस तरीके का था। तो मास्टर्स जब कर रहे थे उसमें तक हम कंपटीशन देते रहते थे। तो उस समय ACIO 2 का आया था बहाली में, IB में, तो इंटेलिजेंस में हमने दिया। फिर 15 के करीब 15 या 15 में मेरा हो गया इसमें ACIO 2 में ट्रेनिंग किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर पोस्टिंग कर दिया। लेकिन कहते ना कि एक आपके घर से घटना हो जाती है तो लोग घबरा जाते हैं घर में। तो जम्मू कश्मीर में फिर पहली पोस्टिंग IB की वहीं देती है, श्रीनगर में। तो वहां थोड़ा उस समय तक आपको याद होगा कि 15 के समय में बहुत ज्यादा बढ़ गया वहाँ टेररिस्ट ये एक्टिविटीज। तो मोदी जी के आने के बाद और मांग शुरू हो गई फिर से ये कश्मीर और पाकिस्तान की। तो टेंशन का माहौल था, पोस्टिंग वहीं थी, पहली पोस्टिंग थी, तो घर वाले थोड़े घबरा गए। तो ये बार कह रहे थे कि आ जाओ, ट्रांसफर ले लो, ये हो जाओ। तो हम थोड़ा ये कर रहे थे कि पहले देश में है, पहले देश है, उसके बाद परिवार, पहले हम अपना नौकरी कर लें। लेकिन फिर उस दौरान घर के स्थिति में ही कुछ ऐसा हुआ घर में कि अब वहां मेरा दिमाग लगना बंद हो गया। क्योंकि अगर आपका घर सुरक्षित नहीं हो, अपना आपका स्टेट सुरक्षित नहीं हो, तो आप बाहर नहीं कर सकते। एक जवान भी अगर बॉर्डर पर होता है तो अगर आप उसके घर की सिक्योरिटी का अगर आप लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी वहां वो बेफिक्र होकर वहां काम कर सकता है, बॉर्डर पर लड़ सकता है। अगर उसका घर टेंशन में होगा, उसका परिवार टेंशन में होगा, तो उसका दिमाग वहां नहीं रहेगा। तो ऐसी ही कुछ परिस्थितियां थी जिसकी वजह से हमको रिजाइन करके आना पड़ा। और यहाँ उस समय तक बढ़ते जा रहा था माहौल। तो फिर हमारे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, आप जानते होंगे, उपदेश राणा। तो उपदेश राणा ने कांटेक्ट किया कि ऐसा ऐसा है, बिहार में इस तरह की घटना हुई और आपको आना होगा। बोला अच्छा ठीक है। नैन्सी हत्याकांड हुआ था उसके बाद। उसके पहले बंगाल में एक तरह से एक देश का माहौल बदलते जा रहा था उस समय। अब आपका इमाम बरकती थे बंगाल के। अब वो उनका अचानक से इसके टाइगर मेनन के, याकूब मेनन के फांसी के बाद से अजीब सा बयान शुरू हो गया था। फिर रोहिंग्यास को जब भारत में एंट्री नहीं मिल रही थी तो उनका बयान आने लगा कि हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद छेड़ देंगे। प्रधानमंत्री ने मना कर दिया तो कहा कि प्रधानमंत्री का जो सिर काट के ले आएगा, फतवा जारी किया कि उसको इतने करोड़ रुपए का इनाम देंगे। कोई बोल नहीं रहा था क्योंकि ममता जी थी वहां बैठी हुई और उनका राइट हैंड माने जाते हैं इमाम बरकती, टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम है। तो वहां से ये शुरू हुआ कि नहीं, अगर सरकार में रहकर बहुत काम नहीं हो सकता है तो हम लोग को थोड़ा अब जन कल्याण की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि हाथ बंद जा रहा है बार बार। अब नहीं कुछ करेंगे, अब निकालने का धमकी दे उससे पहले सरकार, रिजिग्नेशन ही एकमात्र मेरे पास उपाय था। तो हमने रिजाइन कर दिया। उसके बाद लोगों के एक्सपेक्टेशन के अनुसार, जब पहले तो अपने खुशी के लिए काम कर रहे थे, जहां सेटिस्फेक्शन मिला, उसके बाद फिर लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगा, फिर उनके लिए फिर धीरे धीरे एक अलग छवि लोगों ने मिलकर दे दी। हम तो कभी मांगने नहीं गए, हमको कभी सोचे भी नहीं थे कि अगर बिहार का या पटना का या भारत का लोग इस तरह से दिमाग से सोचेगा हमारे बारे में, किसी और तरीके से, किसी रिलीजियस बेसिस पे सोचे या फिर सोशल बेसिस पे सोचे। हम इतना सोच के काम नहीं किए थे, कोई एम नहीं था हमारा। लेकिन अब धीरे धीरे कहते हैं ना, एक के बाद एक काम करते करते आपके ऊपर एक टैग लग गया, तो वही टैग हमारे ऊपर। आपने 2017 में विश्व सनातन संघ का निर्माण किया था, जरा इसके बारे में बताइए।
जी 2017 में जब हम बिहार वापस आए, 2017 के लगभग अप्रैल मई में हम बिहार वापस आए थे। तो जब हम बिहार वापस आए तो उस समय, अब देखिए, इंडिविजुअली काम करने में बन नहीं रहा था, क्योंकि आप इंडिविजुअली काम करते हैं, आप एक जगह, आपको अगर पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है या तंग किया जाता है, तो आप इंडिविजुअल होते हैं, अकेले होते हैं, एक दो आदमी हैं, तो मुश्किलें आती हैं, क्योंकि अगर मेरा एक दोस्त पकड़ा जाता है तो उसके लिए हमको खड़ा होना पड़ता है, अगर हम पकड़े जाते हैं तो उसको तो, लेकिन बाकी जो काम हम लिए हैं, जिसके जो हम काम कर रहे हैं, वो रुक जाता है उसके बाद। तो उस समय हम लोगों को लगा कि अकेले काम नहीं होगा, जो परिस्थिति थी उस समय। और उस समय एक एजेंट देख रहे थे कि अलग तरह का माहौल बन रहा है भारत में, बिहार में भी। उस समय उसके पहले का भी, 17 के पहले हार्डली हमको याद है कि कोई धार्मिक संगठन या फिर कोई समाज सेवी संगठन उतना खुल के पटना वटना में भी आता था। तो उस समय हम लोग को ऐसा लगा कि एक्चुअली वी शुड प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइज सच एन ऑर्गेनाइजेशन के जिसमें कि एक बड़ा लॉबी हो हमारे पास हर स्टेट से। और अब लगभग इतने स्टेट्स में काम हमने किया था कि लग रहा था कि हर स्टेट से, हर जिले से कम 20-25 लोग, 30 लोग तो अपने हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनके पीछे 10,000 की संख्या है। तो हमने कहा कि अब देखिए, अब अकेले काम करने से होगा नहीं और एक स्टेट से काम चलेगा। तो उद्देश राणा की पॉपुलैरिटी तक बढ़ गई थी इमाम बरकती वाले केस के बाद। तो यही बिहार में ही, तो समस्तीपुर में, बेगूसराय में हम लोग थे। तो वहाँ एक मीटिंग हुई, भारत के हर कोने से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, हर जगह से लोग आए थे। वहाँ मीटिंग हुई जुलाई के करीब, जुलाई में मीटिंग हुई, क्योंकि विश्व सनातन संघ काम तो हम लोग पहले से कर रहे थे, लेकिन संगठन बनने के लिए मीटिंग हुई जुलाई में। और उसके पहले मीटिंग हुई थी मई में विष्णुपद गया में। वहां भी मीटिंग में नाम डिसाइड हुआ कि नाम, क्योंकि उस समय तक हर तरह का नाम चल रहा था, विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा था, आरएसएस थे राष्ट्र संगठन में। तो हम लोग का एम था कि देखिए, सिर्फ रिलीजियस बेसिस पर काम नहीं करना है। हम लोग का था कि सनातन सभ्यता में आने वाले और सनातन सभ्यता के अधीन होने वाले हर एक कार्य को करेगा, चाहे वो सोशल काम हो, चाहे वो आप कहें कि किसी की मदद करना हो, कि या सरकार से अगर लोहा लेना हो, आंदोलन करना हो, धर्म की रक्षा करना हो, जितना भी काम है उसको सनातन के अंडर में लेकर आइए। अगर किसी एक पर्टिकुलर, अगर हम हिंदू लिख देते हैं या कोई पर्टिकुलर एक नाम टैग दे देते हैं धर्म का, तो उसमें फिर बढ़ जाएगा सारा चीज। क्योंकि अब देखिए, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुद्ध भी हैं, हर तरह का लोग है, तो बहुत तरह का कम्युनिटी हिंदुइज्म में भी बटा हुआ है। तो हम लोग बोले कि अगर देखिए, लिंगायत समाज है, इसमें आपको देखे होंगे कि आप अभी एक इनका अयप्पा वाला का शुरू हुआ। तो इतना हम लोग का हिंदू कम्युनिटी भी है, जो हिंदू रिलीजन है वो अलग अलग संप्रदाय में बटा हुआ है। आप शैव अलग मानते हैं, वैष्णव अलग मानते हैं, इसमें भी लिंगायत अलग है, गायत्री परिवार है। तो अगर एक पर्टिकुलर देते तो एक जो पर्टिकुलर संप्रदाय है, पंथ है, वो एक दूसरे की आइडियोलॉजी को मानने को तैयार नहीं होता। तो हमने कहा कि देखिए, ओवरऑल सब तो एक ही है और निकला जननी तो सनातन ही है। तो हमने नाम सनातन पर ही रखा। हमारे गुरु थे निजानंद सरस्वती और श्याम भाई हैं गया से, और एक दो हरिद्वार के थे गुरु महात्मा लोग। उन लोगों ने डिसाइड किया कि नाम सनातन ही रखिए विश्व सनातन संघ पर। तो उसी नाम पे फिर रजिस्ट्रेशन करवाया गया। हुआ कि हर स्टेट से हम लोगों ने 8 स्टेट को कवर किया और 8 स्टेट में कार्यकारिणी गठित की कि यहाँ इस स्टेट में अगर कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की अगर परेशानी लोगों को हो, तो वो डायरेक्ट हम पे कॉन्टेक्ट करें। और उपदेश राणा का जो पॉपुलैरिटी उस समय बढ़ते चला जा रहा था, तो उससे हमारे पास लोगों का ग्रीवेंस आना शुरू हो गया कि कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता था या भारत में कोई भी घटना घटे तो हमें सर्च करने का या उन लोगों को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उपदेश राणा लाइव आए, उनका आप कमेंट बॉक्स खोलिए, उसमें जिसको जो परेशानी, जिस स्टेट की, जिस जिले की, जिस मोहल्ले की थी, आपको हमें मेंशन हो जाता था कि यहाँ ऐसी घटना घट चुकी है, आप लोगों की जरूरत है, या यहाँ पे लोगों की जरूरत है, यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए बढ़िया एक माध्यम हो गया उपदेश राणा का लाइव, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलते चला जाता है। तो फिर उसी तरीके से हमने काम करना शुरू किया। हर जो अपना स्टेट के अंडर में आता था, उसमें लोगों को डिप्यूट किया, उनको काम दिया कि हाँ देखिए, यहाँ का कवर आप कीजिए, यहाँ का कवर आप कीजिए। और कहिए मतलब उतना प्रिपरेशन के साथ नहीं, लेकिन बात में ही एक संगठन शुरू हो गया। और शुरू होने के बाद हमारा प्रिमिटिव जो मोटिव था प्राइमरी, वो यही था कि बस जन कल्याण होना चाहिए। अब किसी तरह अब उपदेश राणा को माध्यम बना के करें या सनातन संघ के माध्यम से करें, लेकिन
जब आवाज हम तक पहुंचने लगी हर स्टेट की, तो एक काम शुरू हो गया। फिर काम चल रहा था, बीच में उसके बाद बहुत तरह की परेशानियां आई, जैसे अरेस्टिंग शुरू हो गए बहुत से स्टेट्स में, जहां पे सरकार हमारे अगेंस्ट हो जाती थी, या हम सरकार के अगेंस्ट एक बात करते थे, जहां सरकार की गलती हुई या पुलिस प्रशासन की गलती हुई तो उसके खिलाफ करती है दबाने की, तो अब कहीं जेल भेज दिया गया, कहीं हम पर लाठीचार्ज हो गया, कहीं हमें 3-4 दिन तक बंद रखा गया कि किसी को पता ही नहीं चले कि हमें रखा कहाँ गया है। तो परेशानियां बहुत आई, लेकिन लोगों का समर्थन इतना मिला कि अगर मान लीजिए एक समय ऐसा आया कि क्राइम ब्रांच ने उठा लिया हम लोगों को, क्राइम ब्रांच ने उठाया, 2 दिन तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही ये बात मार्केट में आया, सोशल मीडिया पर आया कि इन लोगों को क्राइम ब्रांच ने उठा लिया यहाँ से और इनका कोई पता नहीं है, तो पब्लिक का दबाव इतना था उस पर्टिकुलर जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, कि हर थाने को पब्लिक घेर ले रही थी। और इससे एक हम लोगों को लगा कि चलिए काम करने से इतना हुआ, ऐसे आज तक हम लोग अपने आप को अकेले मान के काम करते हैं कि नहीं हम लोग का यही लॉबी है, इतना ही लोग, अब कोई होगा भी तो कोई आदमी आपके लिए खड़ा नहीं। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद मध्य प्रदेश के लगा हम लोगों को कि नहीं, पब्लिक खड़ी है हमारे लिए। 3-4 थाना घेर लिया जा रहा था दिन भर में, हर थाना में लोगों का क्वेश्चन शुरू होता था, पुलिस कर्मियों को घेर लिया था कि हमें बताइए कहाँ रखे हैं। मजबूरन पुलिस को पेश करना पड़ गया हमको, इतना प्रेशर बना कि कोर्ट में पेश करना पड़ा, वहां से हम लोग को बेल मिल गया। तो एक चीज देखने को मिला कि देखिए आप अगर काम करते हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन जन समर्थन मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि पब्लिक का एक्सपेक्टेशन पूरा होता है तो उसका एक्सपेक्टेशन बढ़ने भी लगता है, और उसको लगता है कि अगर ये इसको कुछ हो गया तो फिर हमारी बात सुनेगा। तो परेशानियां आई, लेकिन ओवरकम किया हमने, और आज अभी तक अगर आपके सामने है तो ये लोगों का ही देन है। अयोध्या में राम मंदिर बनने से मुस्लिम भाई बहनों पर अन्याय हुआ है, इस सेंटेंस के बारे में आप कुछ बोलिए। अयोध्या में राम मंदिर बनने से मुस्लिम भाई बहनों पर अन्याय हुआ है, ये तो हम इररिलेवेंट क्वेश्चन है। अगर स्टेटमेंट भी अगर किसी ने दिया तो इररिलेवेंट है। आप खुद से सोचिए कि आप 500 साल तक आपने लड़ाई लड़ी है इसके लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने मंदिर के लिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 73 से 75 फिर 92 में ये सिद्ध कर दिया कि 92 में जब खुदाई वहां शुरू हुई तो वहां पहले 16 पिलर्स मिले, फिर 73 हुए, फिर 83 पिलर्स हुए। उसमें सारी चीजें हिंदू सभ्यता के हिसाब से हर एक मंदिर का जो ढांचा होता है सब कुछ मिला, गर्भगृह मिला, मूर्तियां मिली तो राजीव गांधी ने वहां पूजा करने का अलाउंस दे दिया। 53 में भी राजीव गांधी ने 91 में बाबरी खोल दी लोगों के लिए। तो देखिए ये अगर आप कोई कहे कि अन्याय हुआ है, देखिए मंदिर वहां था, और मंदिर जहां है वहां बनेगा क्या? वहां पे आप अब ये पाकिस्तान थोड़ी है कि वहां आप मंदिर तोड़वा के शौचालय बनवा दीजिएगा। मंदिर वहां था तो मंदिर ही बनेगा। और मस्जिद आप अगर मान लीजिए, ठीक है, एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल देते हैं। आप लड़ने वाले नहीं हैं, आप थोड़ा शांत मिजाज के आदमी हैं, पीस मेंटेन करने वाले हैं। हम थोड़ा उग्रवादी किस्म के हैं। हम आपके घर पर आते हैं, आप लोग सब फैमिली हैं, हम आपके घर पे चढ़ के आपको कहते हैं घर से निकल जाओ, और आप ऑटोमेटिक है, ऑब्वियस सी बात है कि आप सभ्य आदमी हैं, ये एक सज्जन व्यक्ति हैं, तो आप लड़ेंगे नहीं, कोशिश करेंगे बात से समझाने की। नहीं समझे, हम आपको जबरदस्ती बलपूर्वक घर से निकाल देते हैं। उस घर को तोड़ के, ऊपर का ढांचा तोड़ के उसके ऊपर हम अपने हिसाब से कवरेज करा लेते हैं। लेकिन घर तो आपका है, हमने आपका अन्याय किया, आपको हमने घर से निकाल दिया, आपका हमने बलपूर्वक आपसे किसी चीज को हासिल किया है, तो बलपूर्वक अगर, तो हम भी तो इंतजार करेंगे ना। तो हमें तैयार होना चाहिए कि फ्यूचर में अगर उस व्यक्ति को मिल जाए पावर, या वो उसका अगर आने वाला पीढ़ी अगर मेरे मेंटेलिटी का हो जाए, तो जिस तरह से हमने छीना है हमें वापस भी करना होगा। तो उस तरीके से उतनी लड़ाइयां लड़ी गई। गुरु गोविंद सिंह ने 3 लड़ाइयां लड़ी, वहां की इंदौर की रानी ने लड़ी लड़ाई राम मंदिर को बचाने के लिए। कितने साधु संत नागा, कितने सन्यासी लड़े उसके लिए। तो इतना कुछ होने के बाद जब सत्ता में आया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे दिया। देखिए ये हम अगर कह दें कि मंदिर बना तो अन्याय मुस्लिम भाइयों के साथ हो गया, आप प्रूफ नहीं कर पाए, आप न्यायालय तक गए। ऐसे तो बिना अगर आप कोर्ट कचहरी के भी देखते तो अगर न्याय संगत होता तो मंदिर ही बनता वहां पे, अगर न्याय सही तरीके से न्याय संगत किया जाता। लेकिन अब अगर सुप्रीम कोर्ट में गया, आप सुप्रीम कोर्ट में आप प्रूफ नहीं कर पाए। आपने कहा कि मस्जिद इज एन क्या कहते हैं, जो मॉस्क है, मस्जिद है, वो इस्लाम का एक अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि नहीं, मॉस्क इज नॉट अ प्रॉपर प्लेस टू ऑफर नमाज, इट्स नॉट मेंशन्ड इन कुरान। और उन्होंने ये भी कहा कि इट्स नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम।
तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है वो इंटीग्रल पार्ट जो बेसिक है उसके ऊपर जाता है। उसमें स्टडी हुई, 9 व्यक्तियों की बेंच थी, उसके पहले भी 5 व्यक्तियों की बेंच रही है। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई इसमें ये कर रहे थे। तो आप अपने सोचिए कि जब मेजॉरिटी डिसीजन आ जाता है, आप प्रूफ नहीं कर पाए अपना जो आपका ये प्रस्ताव है, आपका जो पक्ष है, उसको आप सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाए कि हाँ हम मेरा मॉस्क में ये इस्लाम या नमाज अदा करना इस्लाम का अभिन्न अंग है। आप पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया कहते हुए कि अगर अभिन्न अंग मॉस्क है तो फिर रोड पे नमाज क्यों पढ़ते हैं? ये इस्लाम तो कहता है कि जहां बैठ जाइए वहां आप इबादत कर सकते हैं। तो फिर इस्लाम में तो कहीं मॉस्क का जिक्र ही नहीं है। खुद यहाँ तक कि आपके मोहम्मद साहब ने भी मॉस्क का कहीं, मोहम्मद साहब के समय मॉस्क बना कहाँ है? उसके पहले कोई उसका जिक्र नहीं है। पहला मॉस्क आपको केरल में बन के मिला। तो इसलिए आप इसके बारे में तो कहीं दलील नहीं पेश कर पाए। आप अपना जमीन का जो आपका अधिपत्य था कि आप मेरा ये राम जन्मभूमि जो है वो मेरे सिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंदर है, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड पहले ही हार गई। तो आपने वहां पर हर तरह से जब हार मान ली, तब सुप्रीम कोर्ट ने, आप एक भी पक्ष सिद्ध नहीं कर पाए। आप वहां पर आपने ये मान लिया कि हाँ बाबर ने मंदिर तोड़कर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से बाबर ने मंदिर तोड़ी, उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया, और उसके बाद से हम लोग वहां पे जबरदस्ती नमाज पढ़ रहे थे, उसको अपने अधीन लिए हुए थे। तो आप आज अगर कहते हैं कि बाबरी के साथ ये हुआ है, बाबरी को शहीद किया गया, बाबरी शहीद होने के लिए आपने नींव उसी दिन रख दी थी जिस दिन आपने मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर गुंबज बनाया। तो कहीं भी अन्याय नहीं हुआ। आपको 5 एकड़ जमीन अलग से दिया गया, सुप्रीम कोर्ट आपको वो भी दिया गया। देखिए, आपको तो 5 एकड़ भी जमीन नहीं मिलनी थी, आप तो अपना आधिपत्य सिद्ध ही नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी आपको सिंपैथेटिकल ग्राउंड पे, कॉन्डोलेंस पे सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दी कि आपकी भी भावना, आपने इसको खैरात मान के कहिए कि उसमें दिया गया आप पर दया करके। और इसको अगर दया को भी आप कहिए कि आप हमारे साथ न्याय हुआ है, तो फिर सर इट वॉज बेटर कि आप पहले लीव कर जाएं, कि इसके पहले जबरदस्ती मंदिर बन जाता हो। तो खैर कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से मंदिर बना है, हम तो एकदम पक्ष में है। बहुत सही स्टेटमेंट। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी के बारे में चलिए, अब भारत के जो उनसे यशस्वी प्रधानमंत्री अभी तक तो भारत ने नहीं देखा है। इतना कर्मठ प्रधानमंत्री, बहुत से प्रधानमंत्री आए। अब मेरा पर्सनल ये है, लेकिन बहुत से मुद्दों को जो उन्होंने कहा वो कर दिया, जो आज तक की गवर्नमेंट को ये आज तक बरगला रही थी पूरे देश को, जैसे 370 का मुद्दा था, या फिर आपको ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, और भी आप मंदिर का ही देखिए। 92 से लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख भी बता दी और सबके सामने लाइव करके हर चैनल पर दिखा भी दिया, जिनको बोलती थी, जिनको बोलना था उनको, कि हाँ जो हम कहेंगे वो कर देंगे। भले ही हर आदमी में देखिए मेरिट डिमेरिट हर आदमी में होता, लेकिन एक जो प्रधानमंत्री के बारे में ये सारी अच्छी चीजों के बावजूद जो बोलना चाहूंगा कि अब हम लोग देखिए बायस्ड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ, हर सरकार में लूप होल्स होता है, तो हमको दोनों बातों पर चर्चा करनी चाहिए कि ठीक है सब चीज सही है, सब चीज बढ़िया है, आपने जो किया वो किया और सही में भारत के हित में किया, स्वाभिमान तो आपने बचा लिया, लेकिन भारत का सम्मान बचे तब तो। क्योंकि देखिए भारत का सम्मान तभी बचेगा जब यहाँ का यूथ जो होगा वो प्रॉपर तरीके से एजुकेटेड होगा, प्रॉपर तरीके से सेटल्ड होगा, सही नौकरियां होंगी, इंस्टीट्यूशन आपके सही होंगे, आपका आर्थिक स्थिति देश का सही होगा, तभी भारत का सम्मान बचेगा। स्वाभिमान तो आप बचा लिए। जीडीपी का आप हालत देख रहे हैं क्या हो गया है। आपने लॉकडाउन में प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे संभाला इसे, घोषणा की 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की, जनधन योजना और भी बहुत सी योजनाएं लाए हैं, बहुत कारगर योजनाएं रही हैं। गरीबों के लिए बहुत ही शौचालय का भी आया है, सारा चीज बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से। आवास योजना भी बहुत बढ़िया, उज्ज्वला योजना बहुत बढ़िया था, उड़ान भी सबसे बेस्ट योजना में हम मानते हैं उसको। लेकिन जीडीपी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर भारत की आर्थिक स्थिति सही नहीं रही तो भारत कब तक चलेगा। आप खुद से देखिए कि भारत का जो आर्थिक स्थिति है वो कैसे बर्बाद हो रहा है। कि आप एक बात देखिएगा कि आर्थिक स्थिति में इतना ज्यादा गिरावट आ गया कि भारतीय मुद्रा वर्ल्ड की, मतलब विश्व की सबसे तेज दर से गिरने वाली मुद्रा हो गई। तो इस चीज पर लोगों को ध्यान देना। और भी बातें हैं जो स्टेट वाइज देखना होगा कि जहां जहां आपको आप भारत में
जोड़कर मेन स्ट्रीम से भले जोड़ सकते हैं, वहां के यहाँ की पॉपुलेशन को वहां जाने का फ्रीडम मिल जाएगा, वहां प्रॉपर्टीज लेने का, या वहां की आबादी को भी। अब देखिए, क्योंकि एक मुद्दा हमारे पास सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि पूरे बजट का, जो भारत का बजट होता है, उसका 10% जो है वो खर्च हो जाता था कश्मीर में, वहाँ आर्मी मेंटेन करने में। वहाँ बाकी स्पेशल स्टेट है, स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ था, तो उसमें बहुत सारी चीजें उसमें खर्च हो जाती थी। तो वो चीज अब नहीं होगा। अब क्योंकि वो स्पेशल स्टेट नहीं रहा, तो भारत का एक बजट जो है वो जो बाकी जो 9% होगा, वो बाकी स्टेट्स में 30 स्टेट्स में से 10% जो था, मतलब मानिए कि 100 करोड़ में से 10 करोड़ जो रुपए हैं वो एक स्टेट में चला जाता था, और बाकी जो 90 करोड़ है उसमें 30 स्टेट आ जाते थे। तो ये हमारे पास एक बढ़िया हो गया। लेकिन अब उन युवाओं को सही शिक्षा कश्मीरी युवाओं को मिलेगी, तब आप वो टेररिज्म से दूर हो पाएंगे, वो जो इंसर्जेंसी है उससे रुक पाएंगे। तो उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए थोड़ा काम करना होगा, स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करना होगा, सख्त पॉलिसीज, एजुकेशन पर ध्यान देना होगा, नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर ध्यान देना होगा। और इन चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक भारत सुधरना शुरू हो जाएगा। और बाकी के लिए तो हम लोग हैं ही, हम लोग तो ग्राउंड पे तो प्रधानमंत्री मेहनत करने नहीं आते हैं। जहां तक बात है धर्म की, जहां तक बात है बाकी चीज की, तो वो तो हमारे जैसे युवा हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं, अगर उनके पार्टी के भी होंगे, अगर बीजेपी के हैं या विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, तो काम तो जमीन पे वही करता। प्रधानमंत्री तो जमीन पर नहीं उतरते हैं, या योगी जी तो जमीन पर नहीं उतरेंगे। इलेक्शन भी जीतेंगे तो हम लोग की वजह से, तो वो हम पर छोड़ दीजिए। लेकिन जो ऊपर आपको देखना है, जो काम करना है, वो कम से कम आप कीजिए। तो वहां से ये होगा कि दोनों का डेवलपमेंट अगर पेस में होगा तो भारत हर तरीके से डेवलप कर सकेगा। तो हम चाहेंगे प्रधानमंत्री को के बारे में जो है सो अहम रूप से रखनी जरूर।